नमस्कार आप सभी को। केवीएस की भर्ती परीक्षा का रिजल्ट आ चुका है, परिणाम आ चुका है और इंटरव्यू की तिथि भी घोषित हो चुकी है। तो जिन भी लोगों का ये चयन हुआ है लिखित परीक्षा में, उन सभी लोगों को शुभकामनाएं। और इसी के साथ जो है मैं काफ़ी लंबे समय से सोच रहा था कि अपना इंटरव्यू का अनुभव साझा करूं यूट्यूब पर आप लोगों के साथ, क्योंकि मेरे पास काफ़ी लोगों का फ़ोन आ रहा था जो मुझसे पूछ रहे थे कि वो इंटरव्यू की तैयारी कैसे करें और मेरा अनुभव जानना चाह रहे थे। तो ये एक वीडियो मैं उनके लिए बना रहा हूँ। तो उसमें मैं बताने जाऊँगा कि कैसे कैसे मेरे साथ क्या क्या हुआ था, क्या क्या चीज़ें थी। और इसमें केवल मैं अपने अनुभव तक सीमित रहूँगा। आपके लिए जो सुझाव वगैरह हैं, यदि सही रिस्पॉन्स वगैरह आता है तो मैं उसके लिए दूसरा वीडियो बनाऊंगा। एक सजेशन है कि वीडियो शायद 15 मिनट का हो जाए, तो आप वीडियो को स्पीड में देख सकते हैं। जो अंश आपको समझ में आए उसके लिए आप कमेंट्स कर सकते हैं, मैं आपको रिप्लाई करके उसका जवाब दे दूंगा। और जो मेरे से व्यक्तिगत रूप में परिचित हैं वो मुझसे संख्या लेकर के कभी भी मुझसे किसी भी डाउट के विषय में पूछ सकते हैं। तो मैं कुछ डॉक्यूमेंट्स के साथ शुरू करूँगा। सबसे पहले जो आपको होता है कि एक बायोडाटा भरना होता है। बायोडाटा फॉर्म जो है अब आपको केवीएस की ऑफिशियल वेबसाइट से मिल जाएगा। इस तरह से कुछ दिखता है, इसको आप भरिएगा। मैंने हैंड रिटन भरा था, लेकिन ऐसा नहीं कि आप हैंड रिटन करें। आप इसको टाइप करके भी भर के ले आ सकते हैं या हाथ से लिख के भी ले आ सकते हैं। ये एक फॉर्मेट है जो मेरे पास पड़ा हुआ था, उससे मैंने कुछ डिटेल्स को यहाँ पर मिटा दिया है। बाकी यहाँ पर मैंने बहुत सारी चीज़ें अपनी यहाँ पर लिखी हुई थी। बायोडाटा के बाद जो है आपको इस तरह का कॉल लेटर आएगा आपकी ईमेल पे। इसको प्रिंट आउट ले लीजिएगा। इसमें लिखा है क्या क्या आपको लेके जाना है। जैसे वेन्यू लिखा है, मेरा वेन्यू जो था केंद्रीय विद्यालय सेक्टर 31 चंडीगढ़ था। और यह लिखा है कि क्या क्या आपको ले जाना है। तो ईयर वाइज मार्कशीट फ्रॉम क्लास 10 ऑनवर्ड्स आपको ले जानी है, जिसमें पासिंग सर्टिफिकेट, डिग्री इन ओरिजिनल आपको लेके जाने हैं। 1 सेट ऑफ सेल्फ अटेस्टेड फोटो कॉपीज ऑफ सर्टिफिकेट्स आपको लेके जाने हैं। फिर कह रहे हैं कि आपको देखो डाउनलोड क्या क्या करना है। कह रहे हैं 5 कॉपीज ऑफ बायोडाटा डाउनलोडेड फ्रॉम केवीएस वेबसाइट आपको मिल जाएगा लिंक में। 1 पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ। मेरा सजेशन रहेगा कि आप ज़्यादा पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ लेके रखिएगा अपने साथ। रिसेंट हो तो ज़्यादा बेटर है, रिसेंट ही रखिएगा वैसे, है ना। और ओरिजिनल फोटो आईडी प्रूफ, प्रेफरेबली दैट प्रोवाइडेड इन ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म। तो मोस्ट प्रोबेबली सब लोग अपना आधार कार्ड देते हैं, तो आधार कार्ड वगैरह अगर आपने कुछ और दिया तो वो लेके जाइएगा। क्या कह रहा है, प्रोफार्मा ऑफ बायोडाटा। अगर आप सर्विस से हैं तो एनओसी, सर्विस विजिलेंस सर्टिफिकेट वगैरह जो है। और प्रोफार्मा ऑफ लेटेस्ट ओबीसी सर्टिफिकेट, अगर आप कैटेगरी वाले हैं तो वो जरूर वगैरह बना के ले जाइएगा। और साफ लिखा हुआ है डाउनलोडेड, कैन बी डाउनलोडेड। सारे जो है ये मे बी डाउनलोडेड फ्रॉम किससे, तो कह रहा है कि केवी संगठन .nic.in से आप इसको डाउनलोड कर सकते हैं। एम्प्लॉय नोटिस और इंटरव्यू नोटिस में आपको ऐसा ही इस तरह का जो है आपको कॉल लेटर मिलेगा इंटरव्यू के लिए। फिर उसके बाद जो है एक अंडरटेकिंग देनी होती थी। अब देखिए हमारे समय पे होता था, इस समय इसका इतना रेलेवेंट नहीं रहा है। जोनल सिस्टम होता है, इसमें आपको जोन चुनना होता है, आप किस जोन को प्रेफर करते हैं। तो ये मैंने कंप्यूटर से भरा था, आपको दिख रहा होगा। बाकी चीज़ें हैंड रिटन छोड़ दी थी कि मैं इंटरव्यू सेंटर पर जाकर भरूंगा करके। तो मैंने फर्स्ट चॉइस अपना नॉर्थ जोन को दिया था। इसमें आप देख सकते हैं कौन कौन से स्टेट है, वीडियो पॉज करके देख पाएंगे आप इन चीज़ों को। बाकी मिला मुझे फर्स्ट जो मेरी ज्वाइनिंग थी वो मेरी सेंट्रल जोन पर हुई थी। चलिए अब हम वीडियो के दूसरे पार्ट में जाते हैं। अब बात करते हैं डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन की। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए जब हम पहुंचे तो सेंटर वालों ने क्या किया था, पहले मतलब जो गार्ड होते हैं उन्होंने गेट पे ही बैग और मोबाइल वगैरह सब जमा करा लिया था, क्योंकि वो अंदर ले आना अलाउड नहीं था। एक फाइल जिसमें डॉक्यूमेंट्स हो और अपना एक लेटर पैड लेके मैं अंदर पहुंचा था। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन स्टार्ट होता है। मेरे डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में मेरे सीटेट के सर्टिफिकेट को लेके उन्होंने काफ़ी देर तक मुझे रोके रखा। असल में 2018 में 1.5 या 2 साल बाद सीटेट एग्ज़ाम कंडक्ट हुआ था। इसके कारण क्या था कि जो मार्कशीट हुआ करती थी उससे पहले फिजिकल फॉर्म में आती थी, और उस समय से जो है मार्कशीट फिजिकल फॉर्म में ना आकर के डिजी लॉकर के थ्रू एक ई डॉक्यूमेंट आने लगा था। वही ई डॉक्यूमेंट में प्रिंट निकाल करके वहाँ ले गया था, जो कि उन्हें समझ में नहीं आया था। उन्होंने अब तक सारे फिजिकल फॉर्म वाले देखे थे, और शायद मेरे बैच के कैंडिडेट कम रहे होंगे या मेरे बाद उन्होंने फेस किए होंगे, इस वजह से उनको उस चीज़ का आइडिया नहीं रहा। थोड़े बहुत इधर उधर पूछने के बाद उन्होंने उसको अलाउ कर दिया। अब जो है वहाँ से डॉक्यूमेंट वेरीफाई होने के बाद हम सभी कैंडिडेट्स को ले जा करके उन्होंने एक रूम पे बैठा दिया, जहाँ से इंटरव्यू के लेकर करके कॉल होने लगा था। सीरियल वाइज बैठा दिया गया था। 7 या 10 पैनल थे, मुझे अभी एग्जैक्टली याद नहीं आ रहा, 7 या 10 पैनल थे, जिसमें हर पैनल में हर बोर्ड में जो है इंटरव्यू चल रहे थे। जो मेरा बोर्ड था मैं उसका बताता हूँ। 5 मेंबर्स थे वहाँ पर। बोर्ड को हेड कर रही थी एक महिला थी, मेरे ख्याल से वो असिस्टेंट कमिश्नर थी, और उनके साथ एक प्रिंसिपल थे वहाँ पर, एक सब्जेक्ट एक्सपर्ट थे, एक टीटी संस्कृत रहे होंगे मेरे ख्याल से, और एक मनोविज्ञान की गतिविधियों को अवलोकन करने के लिए वहाँ पर बैठे हुए थे साइकोलॉजिस्ट। तो ये सब लोग एक बोर्ड बनाकर बैठे हुए थे। स्थिति ये हुई कि जब मेरा नंबर आया इंटरव्यू के लिए तो गार्ड ने मुझे अंदर जाने के लिए कहा, लेकिन इंटरव्यू बोर्ड वालों ने रोक दिया, बोला कि नहीं अभी हमारा खाने का टाइम है, अगला इंटरव्यू खाने के बाद करेंगे। गार्ड ने उनसे रिक्वेस्ट करी कि नहीं आप जाने दो करके, कर लो एक लास्ट और कर लो, उसके बाद खाने के लिए चले जाना। अब ऐसी स्थिति में जो है मैं अजीब सी स्थिति में था, दुविधा में था, क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा था क्योंकि खाने का टाइम है, उस टाइम पे मुझे भेजेंगे तो शायद ये मेरे लिए लॉस हो सकता है। बट ऐसा कुछ नहीं हुआ। जब मैं इंटरव्यू के लिए अंदर गया तो उन्होंने ऐसी कोई जल्दीबाजी बहुत ज़्यादा तो नहीं दिखाई। मुझे आराम से उन्होंने बैठाया, पूछा, जबकि मैं अंदर जब गया तो मैंने सबसे पहले परमिशन मांगी, मे आई कम इन करके, तो उन्होंने कहा यस प्लीज कम इन, और उसके बाद सीट उन्होंने ऑफर करी, मैं बैठा। मैंने सबको विश किया, बैठने से पहले मैं सबको विश कर चुका था। रूम के अंदर पहुंचते एक जगह रुक करके खड़े होकर के तो मैंने सबको जय हिंद विश किया था। जय हिंद विश करने के बाद उन्होंने मुझे बैठने के लिए बोला, और
उसके बाद हाल चाल पूछे उन्होंने, ठीक हो, कैसे हो, ऐसे करके, और बोला अगर आप कंफर्टेबल हो तो हम शुरू करें। मैंने कहा बिल्कुल। तो ये सब करने के बाद उन्होंने जो है सबसे पहले मुझे ये बोला कि इंट्रोड्यूस योरसेल्फ, अपने परिचय देने के लिए। मैंने कहा कि मैं अपना परिचय जो है हिंदी में दूँ, इंग्लिश में दूँ या फिर संस्कृत में दूँ। मैंने कहा जिसमें भी आप देना चाहें, जिसमें आपको ठीक लगे आप उसमें दे सकते हैं। मैंने अपना परिचय संस्कृत में देना शुरू किया और बहुत सरल संस्कृत में और बहुत सही वाक्यों को लिया, आलतू फालतू बातों को ना लेकर के अपना नाम, अपना जहाँ से मैं बिलोंग करता हूँ, अपने शिक्षा और इत्यादि चीज़ों को लेकर के बहुत संक्षिप्त और बहुत सरल संस्कृत शब्दों का प्रयोग करते हुए मैंने वो दिया अपना परिचय। और एक चीज़ और इंश्योर कीजिएगा जब आप भी ये चीज़ करें कि अगर आप अपना परिचय दे रहे हैं तो हर किसी बोर्ड मेंबर के साथ आई कांटेक्ट कीजिएगा। जितने लोग बैठे हुए हैं बारी से सबके साथ आई कांटेक्ट करते हुए सरल संस्कृत बोलते हुए उनसे अपना परिचय उनको आप दीजिएगा। इससे क्या होता है, जो संस्कृतेतर लोग हैं वो भी आपकी बात को अच्छे से समझ पाते हैं। तो उन लोगों ने भी अच्छा मुझे रिस्पॉन्ड किया, आई कांटेक्ट से मुझे पता लग रहा था। इसके बाद क्योंकि मैं ऑलरेडी केवी में काम कर रहा था, ये बात मेरे बायोडाटा के थ्रू उन्हें पता लग गई थी। बायोडाटा एक फॉर्म कॉपी उनके पास भी जाता है, उसमें काफ़ी सारी चीज़ें थी। उसके बाद हमारी चर्चा क्लासरूम मैनेजमेंट को लेकर के शुरू हुई। तो मैंने उन्हें बताया कि मैं क्लासरूम मैनेजमेंट को लेकर के क्या क्या करता हूँ। जैसे सबसे पहले तो मैंने बोला कि मैं अपनी क्लास में जाते ही क्या कराता हूँ। तो मेरा एक नियम था जो मैं केवी काशीपुर में कॉन्ट्रेक्चुअल रहते हुए फॉलो करता था कि मैं क्लास में जाते ही बच्चों को काउंट करता था कि बच्चे कितने बच्चे क्लास में हैं। अब लेकिन इसमें एक चीज़ थी कि मैं बच्चों को काउंट खुद ना करके बच्चों से ही गिनती करवाता था। एक बच्चा खड़ा होता था, एक गिनती, दूसरा अगला अगला, इसी तरह से गिनतियाँ बोलते थे वो। पर ये गिनतियाँ संस्कृत में होती थी, मैंने उन्हें संस्कृत में गिनतियाँ सिखा रखी थी, तो बच्चों को वो याद हो गई थी और वो इस तरह से करते करते रोज अभ्यास भी जाता था। मैंने उन्हें बताया कि मेरे विद्यालय में 6ठी से लेकर 8वीं तक संस्कृत और हर बच्चे को 50 तक गिनती जो है 6ठी वाले बच्चे को भी अच्छे से शुद्ध रूप में याद है। इसका कारण यही है कि रोज बच्चे इस तरह से गिनती का अभ्यास करते हैं। इससे दो फायदा होता है, बच्चों को गिनती भी याद हो जाती है और दूसरा क्या होता है कि क्लास में अगर कोई बच्चा क्लास से बाहर वॉशरूम वगैरह में गया हुआ है तो मुझे पता चल जाता है और मैं बोर्ड में डेटा देख के मैच कर सकता हूँ कि क्लास में इतने प्रेजेंट है, इतने एब्सेंट है और इतने बच्चे क्लास में बैठे हैं, तो इतने बच्चे कहाँ हैं ये मुझे डेटा मिल जाता है। सेफ्टी एंड सिक्योरिटी के पर्पज से एक अच्छी चीज़ है। तो इस बात से उन्होंने काफ़ी ठीक इसको सराहा। उसके बाद जो है अगली बात आई कि क्लासरूम मैनेजमेंट में ही मैंने बोला कि मैं क्या करता हूँ, जैसे एक पीरियड है ओवर हुआ और अगली क्लास स्टार्ट हुई। अब कई बार क्या होता है, एक क्लास आपकी इस कोने में है, दूसरी क्लास आपकी उस कोने में है, पीरियड लगने से इस क्लास से उस क्लास में जाने में भी आपको 5 मिनट लग जाते हैं कई बार। अगर ऐसा लग गया तो उन 5 मिनट्स में क्या होगा बच्चों की सेफ्टी सिक्योरिटी का, और दूसरा क्या है कि बच्चे जो हैं क्या करेंगे, टाइम वेस्ट है। तो मैंने ये बताया कि मैंने बच्चों को शब्द रूप पढ़ना सिखा रखा है, उनमें से एक बच्चे को असाइन कर रखा है। मैं रोज ड्यूटी चेंज करता रहता हूँ, जिसका काम होता है कि वो क्लास के आगे आता है और वो शब्द रूप पढ़ता है, बच्चे उसका अनुवाचन करते हैं, उसके बाद पढ़ रहे होते हैं। तो शब्द रूप पे बात हुई। अब शब्द रूप से बात जाते हुए ही जो है मैंने बताया कि धातु रूप और शब्द रूप जो है यहाँ पर इस तरह से चला करते हैं। फिर जो है बात भी अरेंजमेंट्स को लेकर के कि अरेंजमेंट जब मेरे लगते हैं तो मैं क्या करता हूँ, अरेंजमेंट पीरियड जो होते हैं जब कोई टीचर नहीं आया होता है उसकी अनुपस्थिति में आपको उस क्लास में जाकर के उस क्लास को देखना होता है। अरेंजमेंट में आपको कुछ ऐसी गतिविधि करानी चाहिए जो बच्चों के लिए लाभदायक हो। तो मैंने बोला कि मैं अरेंजमेंट में कुछ बच्चों को फैक्ट बताता हूँ जो संस्कृत से रिलेटेड हो, क्योंकि मुझे अपना सब्जेक्ट का प्रमोशन भी करना है। तो मैं अपने संस्कृत से रिलेटेड फैक्ट बताता हूँ। मैंने एक बुक का नाम भी उन्हें बताया, साइंस इन संस्कृत, एक बुक है संस्कृत भारती के द्वारा प्रकाशित। तो मैंने बताया मैं इसके कुछ फैक्ट जो है बुक मेरे पास रहती है उसको ले आता हूँ और बताता रहता हूँ। बच्चे काफ़ी इंटरेस्ट से सुनते हैं कि संस्कृत में क्या क्या साइंस है या साइंटिफिक चीज़ें हैं। जब मैंने बुक बताई उन्हें तो सारे बोर्ड मेंबर्स ने मुझसे वो बुक का नाम दोबारा पूछा और 2-3 लोगों ने पन्ना उठा करके इस बुक का नाम नोट भी किया कि हमें बताओ ये बुक का नाम क्या है करके। तो मैंने बताया कि मैंने अपने लाइब्रेरी में भी ये बुक जो है विद्यालय को दे रखी है। तो मैं बच्चों को बोलता हूँ कि अगर आपको दोबारा कभी जो मैंने बताया इसके बारे में देखना है तो आप लाइब्रेरी से इस बुक को देख सकते हैं, ऐसा करके। फिर जो है कुछ क्वेश्चंस हुए कंप्यूटर से लेकर के, क्योंकि मैंने बोला मैं कंप्यूटर का भी काफ़ी कुछ काम जानता हूँ, ऐसे करके कंप्यूटर के उन्होंने मुझसे कुछ क्वेश्चन पूछे। अब कंप्यूटर में जो क्वेश्चन पूछे वो साधारण क्वेश्चन जब हुए तो कोई दिक्कत नहीं हुई, लेकिन जब उन्होंने कुछ एक अलग क्वेश्चन पूछा था, मेरे ख्याल से डेटाबेस से रिलेटेड वो क्वेश्चन था, तो मुझे डेटाबेस क्योंकि नहीं आता है तो मैं उसका आंसर नहीं दे पाया। मैंने उनसे सॉरी बोला तो उन्होंने बोला ठीक है कोई बात नहीं। शायद वो PGT-CS लेवल का क्वेश्चन था, क्योंकि मैंने उन्हें बोला कि मैं कंप्यूटर के भी काफ़ी सारे काम कर सकता हूँ और कंप्यूटर भी अच्छे लेवल पर पढ़ा सकता हूँ, HTML वगैरह के बारे में भी बात हुई थी। इसके बाद जो है एक क्वेश्चन जो उन्होंने मुझसे पूछा, उन्होंने बोला, जो बोर्ड मेंबर में अध्यक्षा मैडम थी, जो असिस्टेंट कमिश्नर थी, उन्होंने मुझसे बोला कि वाई शुड वी प्रेफर यू या वाई शुड वी सेलेक्ट यू, ऐसे टाइप में कुछ बोला था। अब मैं उसका उत्तर हिंदी में देने लग रहा था, अचानक तो उन्होंने मुझे रोका कि नहीं, कांट यू स्पीक इन इंग्लिश, यू मस्ट रिप्लाई इन इंग्लिश। तो आप मतलब कि मैं जैसे ही हिंदी में उत्तर देने को तैयार हुआ, उन्होंने मुझे टोक करके बोला कि इसका उत्तर आपको इंग्लिश में ही देना पड़ेगा। अब एकदम से क्योंकि उन्होंने मुझे टोका था तो मुझे एकदम से थोड़ा सा मैं रुका, क्योंकि बहुत कॉन्फिडेंट वे में मैं लगातार चलता जा रहा था और थोड़ा रुकने के बाद मैंने तुरंत बोलना शुरू किया। हालांकि एकदम से इतनी सेंटेंस नहीं बन पाए जो मेरे में हो सकता है सोच के बहुत अच्छा उत्तर दे पाता। तो मैंने उनसे कहा कि बिकॉज आई हैव ऑलरेडी वर्कड इन KVS, आई एम वेरी फेमिलियर अबाउट द KVS कल्चर, आई थिंक आई एम द सुटेबल पर्सन फॉर दिस जॉब, ऐसे करके कुछ मैंने बोला। तो ऐसी सारी चीज़ों को मैंने वहाँ पर इस तरह से मैनेज किया, तो इससे भी ठीक रहा, मतलब इंप्रेशन बहुत बेकार नहीं रहा। हाँ, लेकिन ये उत्तर बहुत अच्छे तरीके से दिया जा सकता था। आप लोगों को ये सजेशन होगा कि ऐसे कुछ 15-20 क्वेश्चन होते हैं जनरली पूछे जाते हैं, उसके आंसर इंग्लिश में, हिंदी में बहुत अच्छे तरीके से कुछ अच्छे शब्दों के साथ तैयार करके जरूर जाएं।
अब सब्जेक्ट एक्सपर्ट की ओर बात आती है। सब्जेक्ट एक्सपर्ट जो है अपनी ओर से पूछना शुरू करते हैं। सबसे पहले वो कहते हैं कि आप बच्चों को शब्द रूप पढ़ाते हैं। शब्द रूपों में चर्चा आ गई, बोला राम शब्द के रूप हैं। राम शब्द की द्वितीय विभक्ति बहुवचन में रामान आता है, तृतीय विभक्ति एकवचन में रामेण आता है। नकार और नकार में कैसे, बच्चे आपसे पूछते होंगे क्वेश्चन कि ये कैसे हो गया करके, तो मैंने कहा कि ऋणत्व विधान से रिलेटेड ये क्वेश्चन था। तो मैंने उनसे ये कहा कि देखिए सर, डायरेक्ट बच्चों को हम व्याकरण की चीज़ें तो नहीं बता सकते, लेकिन मैं जो बच्चों को बताता हूँ वो इस तरह से है कि न जो है वो पदांत है, वहाँ पर अ नहीं है या किसी भी प्रकार का स्वर नहीं है, इसलिए वो पदांत होने के कारण न नहीं हुआ। जबकि रामायण में जो है पदांत न होने के कारण न को न हो गया, ऋणत्व विधान हो गया। मैंने बोला कि बच्चों को इसी तरह से समझाया जा सकता है। हालांकि मुझे भी बहुत ज़्यादा ये नहीं आता था, ऋणत्व विधान के सूत्र मुझे बहुत सारे याद नहीं है। मैंने पदांत बोला था, इसका सूत्र पदांतस्य ही एक सूत्र है, वह पदांतस्य ऐसा कुछ सूत्र है। तो उन्होंने बोला ठीक है। अब जो अगला क्वेश्चन एक दो और व्याकरण के आने वाले थे, तो मैंने उनको बोल दिया कि मैं व्याकरण का स्टूडेंट नहीं रहा हूँ, मैं साहित्य का छात्र हूँ, तो व्याकरण में मेरी बहुत ज़्यादा पकड़ नहीं है सूत्र वगैरह को लेकर के। तो उन्होंने कहा ठीक है कोई बात नहीं। उन्होंने मुझसे बोला कि मम्मट का काव्य लक्षण सुनाइए। सब्जेक्ट एक्सपर्ट के साथ इंटरव्यू हिंदी में ही चला, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं थी। मम्मट का काव्य लक्षण जब मैं सुनाने लगा तो मैंने लक्षण सुनाया, तददोषौ शब्दार्थौ सगुणावन अलंकृति पुनः क्वापि। उन्होंने मुझसे पूछा कि मम्मट के काव्य लक्षण में अनलंकृति शब्दों को लेकर के अब चर्चा शुरू हुई। अनलंकृति शब्द के रूप मुझसे चलाने के लिए कहा, मैंने रूप चलाया, वचन बताया, समास पूछा गया मुझसे। समास मैंने दो प्रकार से उन्हें बताया, नए समास जो शब्द बताते हैं, नए बहुव्रीहि भी मैंने उन्हें सिद्ध करके दिखाया। उस समय कुछ टाइम पे पहले मैंने पढ़ा था एक बुक में, साउथ के कोई राइटर हैं तो उनकी बुक थी साहित्य से रिलेटेड, साहित्य वल्लरी। तो उसमें शायद मैंने कहीं ये पढ़ा था कि किस तरह से इस पर नए बहुव्रीहि वगैरह सिद्ध होता है, ऐसा कुछ था शायद। तो मैंने उस टाइम पे बताया था। जहाँ तक मुझे अभी याद आ रहा है वो ये था, जैसे हम नए बहुव्रीहि में देखते हैं अनपत्यम अविद्यमानः अपत्यम यस्य सः अनपत्यः, इस तरह से रूप बनता ही है। वैसे मैंने कहा अविद्यमाने अलंकृति, ऐसे कुछ करके जो है उस समय पे मैंने उनको समास बताया, वो ठीक हो गया था, उसमें कोई दिक्कत नहीं थी, समास बता दिया गया। उसके बाद मैंने ये भी बताया कि किस तरह से शब्दार्थों काव्य मूल लक्षण है और इसके कैसे विशेषण विशेष्य जो है संबंध काम करता है। अनलंकृति, अदौषौ, है ना, ये कैसे जो है इसका विशेष विशेषण संबंध उनको स्थापित किया था। वो काफ़ी इससे संतुष्ट हुए। फिर बात आई तो कुछ ऐसा श्लोक सुनाने को लेकर के बात आई, तो मैंने एक श्लोक सुनाया जो थोड़ा सा गलती हो गया था, मेरे द्वारा ही लिखा गया श्लोक था, शिखरणी छंद में था, जिसकी चौथी पंक्ति थी, नमः सर्वेभ्यो में सदसि गणमान्यः सुधी जनः। सब्जेक्ट एक्सपर्ट बहुत मुझे लग रहा है कि काफ़ी विद्वान रहे होंगे। उन्होंने इस लाइन को सुनते ही मुझे टोक दिया कि आपकी चौथी जो पंक्ति है उसके अंतिम वर्ण में जो है आपका छंद भंग हो रहा है। कैसे, तो सुधी जना हमें दीर्घ मात्रा आएगी, ऐसे करके उन्होंने मुझे किस तरह से मेरे को बताया। तो वो छंद भंग था, मैंने उस पर कभी ध्यान नहीं दिया था, मैंने उनसे माफ़ी मांगी इस बात को लेकर के। दूसरा श्लोक सुनाया, जो दूसरा श्लोक था वो काफ़ी इंप्रेशन जमाने वाला था, क्योंकि उसमें मेरा नाम खुद का आ रहा था और सारे बोर्ड मेंबर्स उससे काफ़ी खुश हुए, क्योंकि उस श्लोक की पंक्तियाँ कुछ ऐसी थी, सुशीलशीलम ते कथमिह भवेत् सुष्ठु सततम। तो मेरा नाम आ रहा था और मैंने उन्हें बताया कि हे सुशील, जब सारा समाज ही ऐसा है तो इस समय पे तुम अपने शील, अपने गुणों की रक्षा करके क्या करोगे, तुम्हें भी अवगुणी या तुम्हें भी जो है बिगड़ना पड़ेगा, ऐसा कुछ टाइप का वो श्लोक था। तो काफ़ी उनसे प्रभावित हुए वो लोग। सब्जेक्ट फिर उसके बाद जो है जो बात आई डेमो क्लास को लेकर के, उन्होंने बोला कि डेमो वगैरह, तो मैंने उनसे जो बुक्स रखी हुई थी 6, 7, 8 की रुचिरा रखी हुई थी, क्योंकि मैं ऑलरेडी केवी काशीपुर में पढ़ा चुका था, तो मुझे सारी बुक्स मुझे अच्छे से याद थी। मैंने उनसे यही बोला कि आप बुक का कोई भी पन्ना उठाइए और आप उंगली रख के एक शब्द बोल दीजिए, मैं पूरा पेज अकेला जो है पढ़ सकता हूँ। तो मैं कॉन्फिडेंट था क्योंकि मुझे तीनों बुक्स याद थी अच्छे से। तो मैंने उनसे ये बात बोली, उन्होंने भी इस बात को समझे, इसलिए उन्होंने मुझसे कुछ आगे बोला नहीं। तो उन्होंने कहा ठीक है। फिर उन्होंने मेरी वो जो लेटर पैड था उसमें बोला कि दिखाओ क्या लिखा आपने। मैंने दिखाया हैंड राइटिंग, हालांकि मैंने हैंड राइटिंग बहुत जल्दीबाजी में लिखा था, लेकिन उन्होंने फिर भी कहा ठीक है हैंड राइटिंग ओके ठीक है। तो इस वजह से मेरा उन्होंने डेमो नहीं लिया था। ये जो है मेरा ओवरऑल जो है इंटरव्यू मेरा रहा था। मैंने शायद कई सारी चीज़ें छोड़ भी दी होंगी, कई सारी चीज़ें शायद आ भी गई होंगी, पर मैं कोशिश करता हूँ कि मैंने सारी चीज़ें यहाँ कवर कर दी होंगी। आपको अगर इस इंटरव्यू का, इस वीडियो का रिस्पांस मुझे ठीक ठाक मिलता है और लोगों की और भी समस्या, मतलब कुछ और भी चीज़ें होती हैं, डाउट्स क्वेरीज होती हैं, तो मैं कोशिश करूँगा और भी लोगों का इंटरव्यू यहाँ पर लेके आऊँ, उनका एक्सपीरियंस यहाँ पर साझा करवाऊँ। मुझे इन सब के बावजूद, क्योंकि उनके खाने का समय था, मुझे 60 में से 52 नंबर मिले। हालांकि अगर ये उनके खाने का समय नहीं होता तो मैं इस बात पे कॉन्फिडेंट था कि मैं भी बहुत अच्छे नंबर ले सकता था। एक मेरे परिचित हैं, उनको 60 में से 58 नंबर मिले हैं। मैं उनका इंटरव्यू भी यदि संभव हो पाया तो आपके साथ साझा जरूर करूँगा। आप लोग जो है इस वीडियो को आप बताइएगा कि आपको अगर कुछ और जानना हो तो मैं पूरी तरह से सहायता करने के लिए तैयार हूँ। कुछ चीज़ें और हैं जो आपको इस समय ध्यान रखना चाहिए। अगर ज़रूरत पड़ेगी तो मैं उसके लिए भी वीडियो बनाऊंगा कि कैसे आप, क्योंकि अब पैटर्न बदल गया है, अब क्या क्या चीज़ों का आपको ध्यान रखना चाहिए, कैसे कैसे क्या क्या चीज़ें प्रिपेयर होनी चाहिए, वो चीज़ें भी मैं कोशिश करूँगा कि एक वीडियो बना करके उसको भी कवर कर सकूँ। तो ये मेरा इंटरव्यू एक्सपीरियंस था। आप सभी का बहुत बहुत आभार, धन्यवाद।